खूबसूरत बहू जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछना। तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ने लगी, वो भी मुझसे पूछने या कहने के लिए? निर्मला जी ने अपनी देवरानी गीता से कहा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो कभी आप बुरा ना मान जाओ इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? निर्मला जी अपने कपड़े समेटते हुए बोली। दीदी, आप हमेशा दिव्या से उखड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी वो आपसे कुछ भी पूछने या कहने आती है, आप अनमना सा मुंह बनाकर जवाब देते हो। गीता ने कमरे में ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ उसकी पैरवी करने आई हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ दीदी, आपके स्वभाव को भी। आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी आप दिव्या के सामने बनकर रहती हैं। आप ही हैं जिसने अपने प्यार और स्नेह से इस घर की बागडोर को थाम के रखा है और सबको उसमें बांधा हुआ है। पर अब जो आप पश्चाताप करती हो बड़ी और छोटी बहू के बीच में, ये ठीक नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब इसी पक्षपात के चक्कर में दोनों बहुएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इस घर को जिसे अभी तक आपने एक करके रखा है वो भी बिखर जाएगा। गीता ने नीचे मुंह किए अपनी बात कह डाली। अच्छा, तो और क्या करूं मैं उसके साथ? तुम अच्छे से जानती हो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हूँ। फिर भी तुम पूछ रही हो। मुझे ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी और न ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। फिर मैं क्यों उसे अपनाऊं? मैंने उसे शुरू में ही मना किया था कि मैं उसे अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी और उसे कार्तिक से दूर रहने के लिए भी कहा था। पर फिर भी ज़बरदस्ती इसने मेरे बेटे को बहकाया और ये शादी की। गुस्से में भरी निर्मला जी फट पड़ी। अब तो शादी हो गई है दीदी, अब ये गुस्सा थूक दो। और फिर गलती अकेले उस बच्ची की तो नहीं है ना, कुछ दोस्त तो कार्तिक का भी है जिसने आपकी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने गलती की है, पर मैं दिव्या को देखती हूँ, आपने इसे अपनाने से मना किया, फिर भी उसने पूरे दिल से हमारे परिवार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कायदे कानून सब अपनाए। समझाते हुए गीता ने कहा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अपनी मन मर्जी जो की है, न तो रूप रंग है ना ही कोई शर्म लिहाज। गुस्से में निर्मला जी बड़बड़ाई। अच्छा दीदी, अगर आप ढूंढती तो आप कैसी बहू ढूंढती? गीता ने भी चुटकी लेते हुए पूछा। हाँ, मेरा कार्तिक घर में सबसे सुंदर है तो मैं उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा लाती। दूध से सफ़ेद, बड़ी बड़ी आँखों वाली और लंबे बालों वाली। कहते हुए निर्मला जी खिलखिला उठीं। जैसे मेरी शगुन बड़ी बहू है। हाँ हाँ दीदी, बुरा न मानना, पर शगुन जैसी दूसरी नहीं आई, यही बहुत अच्छी बात है। वैसी ही अगर एक और आती तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाता। हंसते हुए गीता ने कहा। अच्छा, मेरी शगुन बहू में क्या कमी है? कितनी तो सुंदर है वो, रंग भी गोरा चिट्ठा, पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे घर से है वो, और क्या चाहिए? निर्मला जी ने अपनी देवरानी गीता की तरफ देखते हुए कहा। दीदी, देखने में तो कोई कमी नहीं है, मैं तो कहती हूँ शगुन जितनी प्यारी और खूबसूरत बहू ही न हो कि हमारे घर में, मगर खाली सूरत कब तक देखेगा कोई? आपको भी पता है शगुन का स्वभाव कैसा है। उसको घर परिवार या हम दोनों से ज़्यादा सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने आराम से मतलब है। याद है आपको, जब आपको हाथ में चोट लगी थी तो आपने शगुन को अपना काम करने के लिए
ये सोचकर कहा कि वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी, आखिर आपकी चहेती बहू जो है। पर हुआ उसका उल्टा। जब जब आपको ज़रूरत होती तब तब शगुन का अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा होता, जो उसके लिए इतना ज़रूरी होता था कि वो उस वक्त आपको छोड़ देती थी, ऐसे ही आवाज़ लगाते हुए, मगर अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ती थी। वहीं जब मैंने और आकाश, निर्मला जी का बड़ा बेटा, ने उसे आपका ध्यान न रखने के लिए थोड़ा सा डांट दिया तो उसने हमें ही उल्टा सुनाया, साथ ही आकाश को आपका ध्यान रखने के लिए बोल दिया। अब ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जो सिर्फ ऊपर से ही चमके। शगुन सिर्फ ऊपर से ही दिखने में खूबसूरत है, मगर उसके दिल में हम लोगों के लिए कोई प्यार और अपनापन नहीं है। वहीं दिव्या भले ही ज़्यादा खूबसूरत न हो, मगर उसके अंदर हम लोगों के लिए प्यार और इज्जत बहुत है, जो मैं अक्सर देख ही लेती हूँ। जब भी आप उसको डांटती हो या कुछ भी उल्टा सीधा सुनाती हो, वो कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं देती और न ही कभी पीठ पीछे आपका अपमान करती है। सच कहूँ दीदी, मुझे तो वो इस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसमें तो फिर भी दाग है, मगर आपका चांद बेदाग है। उसकी सीरत ही उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और फिर मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आने जाने हैं, जो असली खूबसूरती होती है वो मन की होती है। वहीं अगर सुंदर नहीं तो इस ऊपरी सुंदरता का क्या, ये तो एक समय बाद कल बदल ही जाएगी। अपनी देवरानी की बातें सुन निर्मला जी विचार करने लगी। आखिर गीता ठीक ही तो कह रही है। अपने गुस्से और अपमान के चक्कर में उन्होंने जो असली खूबसूरती थी दिव्या की, वो कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा उसको ऊपर से ही आंकती रहीं, और जिसको वो ऊपर से इतना सुंदर समझती थी वो वाकई में अंदर से खोखली थी। वो अपनी देवरानी गीता के साथ बैठी बात कर रही थी, तभी दिव्या दोनों के लिए शाम की चाय और नाश्ता लाई। साथ ही रात में खाना क्या बनेगा ये भी पूछने लगी, जिस पर निर्मला जी ने कहा, आज तुम मेरे पास बैठोगी और खाना शगुन बहू बनाएगी। दिव्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई पास में। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू शगुन को आवाज़ लगाती उससे पहले ही उसने आकर निर्मला जी को अपना फरमान सुना दिया। मम्मी जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ मैं थोड़ा लेट आऊँगी। बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय बहू। लो चली गई आपकी चांद सी खूबसूरत बहू, अपनी खूबसूरती में और 4 चांद लगाने। हंसते हुए गीता ने कहा। अपनी देवरानी की बात सुन निर्मला जी और दिव्या भी हंस पड़ी। बहू, मैं अभी तक तुमसे नाराज़ थी, इसीलिए तुझे कभी ठीक से समझ ही न सकी, पर आज तेरी चाची सास ने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर की होनी चाहिए। वही इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, जो तू है मेरी बहू। कहते हुए उन्होंने दिव्या के सिर पर हाथ रख उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अपनी सासू माँ की बात सुन दिव्या उनका आशीर्वाद ले रात के खाने की तैयारी करने चली गई। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।